चीता अब गुजरात में भी आने वाला है कूनो के बाद। डीआरडीओ ने अपने एक नई मिसाइल टेस्ट कर ली है जो 5000 किलोमीटर तक एंटी मिसाइल टाइप पे काम करेगी, और इंडिया और यूके कह रहे हैं कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी। मैं आपका स्वागत करता हूं यूपीएससी समाचार में। 5-5 बादाम डेली खाने से एक महीने बाद 150 बादाम हो जाएंगे, लेकिन एक ही दिन में 150 बादाम खाने से ताकत तो नहीं आएगी, उल्टा दस्त लग जाएंगे। तो ये 5-5 न्यूज जो आप डेली कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। जो पहली बार आए हैं उनके लिए बता दूं कि एकेडमी पिछले 3 साल से बेहतरीन सिलेक्शन दे रही है। एचसीएस में, यूपीएससी में 108 सिलेक्शन हुए, इस साल 51 सिलेक्शन हुए, और लास्ट ईयर 24 सिलेक्शन थे इंक्लूडिंग रैंक 1, और उससे पिछले साल 33 सिलेक्शन। अभी फिलहाल एचसीए 2025 को टारगेटेड एक बैच चल रहा है जिसका नाम अभिमन्यु है। मेंस आंसर प्रैक्टिस भी चल रही है, और एनसीईआरटी बैच भी रिकॉर्डेड है हिंदी एज वेल इंग्लिश में। और गर्ल्स के लिए सुनहरा अवसर है कि वो 1 साल के लिए डेडिकेटेड, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, अंडर द मेंटरशिप ऑफ डॉक्टर अमित एंड मी 1 साल के लिए फ्री में पूरी एजुकेशन ले सकते हैं। इसका टेस्ट होने वाला है अपकमिंग 28 तारीख को दादरी में ही। आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं इंक्वायरी के लिए। आज की जो हमारी न्यूज है, पहली है कि इंडिया इज कमिटेड टू साइन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूके। तो अभी रिसेंट में मीटिंग हुई हमारी किसी ब्रिटिश ऑफिशियल से, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की। तो वो चाहते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो। फ्री ट्रेड का मतलब क्या है? ऐसे नहीं कि फ्री में ट्रेड हो, उसका मतलब होता है कि रेस्ट्रिक्शंस कम कर दी जाती हैं। आपस में जो ड्यूटी लगती है, कस्टम ड्यूटी वगैरह या टैक्स वगैरह, टैरिफ नॉन टैरिफ, उनको कम कर देंगे ताकि दोनों देशों के बीच में ट्रेड बढ़े। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी आएंगे। अगला है कि जो यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके अंदर 5 परमानेंट नेशंस है, P5, उसको एक्सपेंड करने की बात बहुत साल से चल रही है। साउथ अमेरिका से एक भी कंट्री नहीं है। एशिया इतना बड़ा है, उसमें से सिर्फ चाइना को लिया गया, ठीक है। तो वहां G4 कंट्रीज जो हैं वो कोशिश कर रही हैं कि हमें भी लो लो भाई। ब्राजील है, इंडिया है, जर्मनी है, ये चाहते हैं कि हमें भी तो मौका दो, ठीक है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है वो यूएनएससी। बट इसमें अभी भी कोई खास प्रोग्रेस दिख नहीं रही है, सिर्फ टॉक्स चल रही है। डीआरडीओ ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम टेस्ट कर लिया है, पार्ट 2। पार्ट 1 पहले ही हो चुका था, फेज 1 का। तो अब डीआरडीओ और थोड़ा मजबूत हो गया है। काइंड ऑफ जो आयरन डोम है इजराइल का, वैसा कुछ हम बनाना चाहते हैं कि उधर से कोई मिसाइल आए तो उसको रास्ते में ही इंटरसेप्ट हम कर ले। चलो, ग्रासलैंड है कच्छ, गुजरात में, वहां पर चीता आएंगे। तो 6 महीने करीबन प्रिपरेशन को देंगे, उसके बाद चीता यहाँ पे आ सकते हैं। एंजल टैक्स को लेके प्रपोज किया गया बजट में कि इसको हटा देना चाहिए। और जो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसको लेके बार बार आर्टिकल आ रहे हैं। अभी भी गवर्नमेंट ने काफी सारा बजट दिया है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कि जो अर्बन सिटी हैं, भारत में करीबन 36% लोग अर्बन में रहते हैं, और उसको बढ़ाने के लिए घर बनाने पड़ेंगे, सीवेज सिस्टम, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना है, ट्रांसपोर्टेशन भी स्मूथ होना चाहिए। अच्छा आर्टिकल है, आई विल सजेस्ट कि इसको बैठ के पढ़िए। और आज हमारे नेशनल पार्क को हम देखेंगे। हमारे भारत में नेशनल पार्क कितने हैं, किस किस स्टेट से, क्या पहला कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, उस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहला हम देखते हैं कि अभी जैसे इनके फॉरेन सेक्रेटरी यूके के, इनका नाम है डेविड लैमी, और इनका नाम है नरेंद्र मोदी। इन दोनों ने बैठ के बातचीत करी है कि भाई यूके और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी यूके का जो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, ऋषि सोनक, वो हट गए हैं। अब नए वाले प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो उसके साथ हमारे संबंध ना बिगड़े, वैसे ही रहें। तो कोशिश करते हैं कि हम अपना ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह अच्छे से रखें। तो हम क्या चाहते हैं कि भाई एक तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो, टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी वगैरह हो, ग्लोबल कॉपरेशन हो, बिकॉज इंडिया भी एक वन ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्री है और यूके डेवलप्ड कंट्री है। तो दोनों ही अगर मिलके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास, यहां पर भी मोदी जी करना चाहते हैं। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि देखो, इसमें क्या होता है कि कोई 2 कंट्री हैं या कुछ ग्रुप ऑफ कंट्री हैं, कोई ब्लॉक है, उनके बीच में एग्रीमेंट साइन होता है म्यूचुअल नेगोशिएशन से, कि भाई हम या तो एलिमिनेट कर देंगे, कम कर देंगे ट्रेड बैरियर को, ताकि हमारा ट्रेड वगैरह बढ़ पाए। अगर 100 रुपए की चीज बन के अमेरिका जा रही है, वहां जाके 200 की हो जाती है, तो उसको कोई नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर वो चीज हो सकता है 150 में मिल रही हो, 150 रुपया देगा, वैसा टाइप का। लेकिन यहाँ 200 हो चुका है। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट, गुड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सब कुछ हम इजी कर दें, ठीक है। तो देखो, पहले से ऐसे इस तरह के ना ग्रुप ग्रुप चलते हैं, जैसे भाई प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, सीसीई हो गया, या सेपा हो गया, ठीक है। इस तरह के, जैसे नॉर्थ अमेरिका का एक अलग चल रहा है, यूरोप का अलग चल रहा है, इस तरह से ना, या अफ्रीका का अलग है, अफ्रीकन यूनियन टाइप की। तो हम चाहते हैं कि इस तरह का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो। अब साइन होगा तो भाई फायदे क्या होंगे, सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो क्या होगा कि दोनों का बायलेटरल ट्रेड बढ़ेगा,
एक से भले दो जो बोलते हैं, ठीक है। नई मार्केट खुलेंगी इंडिया यूके में तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लोगों को जॉब मिलेगी, इकोनॉमी ग्रो होगी तो जॉब मिलेंगी, जॉब क्रिएशन किया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में, टेक्नोलॉजी में, बिकॉज हमारे पास पॉपुलेशन है, उनके पास काम है, तो यहां से बहुत सारे लोग यूके शिफ्ट भी हो रहे हैं या यूके कंपनी यहां भी खुल रही है। इन्वेस्टमेंट, अगर दोनों के बीच में एफटीए साइन होगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है, उनके लोग यहाँ कंपनी लगाएंगे, एफडीआई आएंगी। तो जैसे हमने अभी रशिया के साथ 100 बिलियन का एक टारगेट रखा है, तो वहां पर लोगों का बहुत ज्यादा भरोसा बढ़ गया अब इंडिया में और रशिया में कि भाई रशिया अकेला नहीं है, तो वहां पर जो करेंसी है वो मजबूत हो गई उनकी, ठीक है। तो एफडीआई वगैरह साइन हो दोनों देशों के बीच में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो आईटी में, बायोटेक्नोलॉजी में, क्लीन एनर्जी में, क्योंकि भाई उनके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मैन पावर है, तो हम दोनों कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं। मार्केट एक्सेस मिलेगा, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको यूके की मार्केट मिलेगी, यूके वालों को इंडिया की मिल जाएगी। रेगुलेटरी कोऑपरेशन होगा, बिकॉज अलग अलग रेगुलेशंस हैं, तो वो भी एक हार्मोनाइजेशन होगा दोनों में कि भाई बराबर रख लेते हैं। स्ट्रेटेजिक टाइज होंगी, फ्यूचर में कोई ग्लोबल इशू हो तो वो हमारे पक्ष में सपोर्ट कर वोट करें, हम उनके पक्ष में कर देंगे। और कंज्यूमर को तो हमेशा बेनिफिट होता है जब उनके पास मार्केट रहती है, तो दो ऑप्शन जब होते हैं तो कंज्यूमर उसमें से बेहतर चूज कर पाता है। लेकिन इसमें से कुछ चैलेंजेस भी रहेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो उनसे थोड़े से अलग हैं, तो उन दोनों में हार्मोनाइजेशन पैदा करना वो एक चैलेंज रहेगा। ट्रेड बैरियर आप कम करोगे तो उससे हमारे डोमेस्टिक मार्केट को भी हर्ट हो सकता है, बिकॉज हमारे डोमेस्टिक मार्केट में अगर फॉरेन गुड्स फ्लो करेंगे तो हमारे डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको उससे नुकसान हो सकता है। खास करके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, लेबर लॉज हैं, वो थोड़े से एडवांस लेवल पे हैं और हम अभी बिल्डिंग स्टेज पे हैं, तो उन दोनों में जो सामंजस्य बैठाना है उसमें टाइम लगेगा। और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ऑलरेडी डिस्ट्रेस्ड है, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोड्यूस यहाँ आने फ्लो करने लगेंगे तो भी इसको प्रॉब्लम आएगी। जैसे पास्ट में आपने देखा हो 4-5 साल पहले तो एक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आने वाली थी, ऑस्ट्रेलिया से जितने भी मिल्क या डेयरी के प्रोडक्ट्स थे वो भारत में फ्लो करने वाले थे, इंडिया ने उसको साइन नहीं किया, बिकॉज अगर भारत से जो प्रोड्यूस आते हैं उसकी वजह से डोमेस्टिक को चैलेंज मिलता है, तो हमें डोमेस्टिक को प्रोटेक्ट भी करना, एट द सेम टाइम हमें मार्केट भी ओपन करनी है, वो बैलेंस बड़ा मुश्किल है। और इसके ऊपर पब्लिक ओपिनियन बनाना, दोनों के इन्वेस्टर्स के, बिजनेसमैन के, उन सबका एक सामंजस्य बैठाना, वो एक चैलेंज रहेगा। बट अगर दोनों में सही रहता है, पॉलिटिकल विल है और सर्विस सेक्टर में डेवलपमेंट हो ही रहा है, तो एक अच्छा वो हो सकता है। लेकिन एक लास्ट चैलेंज ये भी दिखता है कि जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो पॉलिसीज भी शिफ्ट हो जाती है। अभी प्रधानमंत्री मोदी हैं, फ्यूचर में अगर कोई और लीडर आता है दूसरी पार्टी से, तो क्या वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को उतना ही रेस्पेक्ट करेगा और चेंज कर देगा? तो फ्यूचर का भी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमेशा एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी देश को आगे बढ़ाने में। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, देखो यहां पूछा गया 2017 में कि भाई इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रेटिफाई कर दिया है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि ट्रेड फैसिलिटी सॉरी टीएफए, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट को रेटिफाई कर दिया, जी कर दिया होगा। दूसरा कह रहा है कि ये टीएफए जो है डब्ल्यूटीओ का पार्ट है, 2013 वाला पैकेज, बिल्कुल है। तीसरा कह रहा है टीएफए 2016 में एनफोर्स हुआ, ठीक है, नहीं ये फैक्चुअली गलत है, 2017 में हुआ था, तो इसका उत्तर रहेगा 1 और 2। तो इस तरह जब भी इकोनॉमी के क्वेश्चंस आते हैं, या तो ईयर चेंज कर देंगे, या कंट्री चेंज कर देंगे, या नंबर ऑफ टाइम्स चेंज कर देंगे, इस तरह से चेंज होता रहता है। चलो अगला देखते हैं कि यूएनएससी रिफॉर्म है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट है। तो इंडिया नॉन परमानेंट में तो बार बार आ ही रहा है इलेक्ट होके, लेकिन जो P5 नेशंस हैं उसके अंदर इंडिया को जगह नहीं मिल रही है। तो काइंड ऑफ ये समझो कि यूएनएससी रिफॉर्म मांगता है, बिकॉज उसको होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। अब इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं, उसका एक भी रिप्रेजेंटेटिव यूएनएससी परमानेंट में नहीं है, ब्राजील या साउथ अमेरिका से एक भी नहीं है, या अफ्रीका से एक भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से G4 कंट्री हैं जो पुश कर रही हैं, और इस पे कोई खास प्रोग्रेस आ नहीं रही, बस बातें हो रही हैं, एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, कंक्रीट प्रोग्रेस नहीं है। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए G4 कौन सी है, इसमें इंडिया, ब्राजील, जर्मनी और जापान ये चाहते हैं कि हम परमानेंट मेंबरशिप में आए, ठीक है। और अब ये पता होना चाहिए कि 5 परमानेंट कौन है इसमें, यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, ठीक है, ये इसके परमानेंट मेंबर हो गए, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अब इन पांचों के पास बहुत पावर है, इनके खास एक वीटो पावर भी है। अगर कोई भी फैसला होता है उस पर अगर एक मेंबर भी मना कर दे पांचों में से तो नहीं होगा। चाइना खास करके इसमें हमारा विरोधी है, तो वो कभी भी हमारे पक्ष में वोट नहीं करता है। अगर हम वहां पे होंगे तो हम भी एक बेहतर नेगोशिएशन पावर पे होंगे, तो हम भी नेगोशिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम ने कहा था, पावर रेस्पेक्ट पावर, अगर हमारे पास पावर होगी तो सामने वाला भी हमें इक्वल रेस्पेक्ट देगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें यूएनएससी के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन बनता है मेंस में भी कि यूएनएससी में रिफॉर्म क्यों चाहिए, बिकॉज रिप्रेजेंटेशन चाहिए, है ना, रजाइम चेंज हो चुकी है,
या ग्लोबल जो पावर सेंटर है वो शिफ्ट हो चुके हैं, या यूएनएससी जो है वो इज फेलिंग टू एड्रेस द ग्लोबल इश्यूज, है ना। तो काफी सारे फैक्टर हैं। अब इंडिया को क्यों सीट देनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है भाई। इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है, इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया स्पेस सेक्टर में आगे है, इंडिया एग्रीकल्चर में आगे बढ़ रहा है, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ रहा है, इंडिया इनोवेशन में आगे है, ह्यूमन डेवलपमेंट में आगे है, मिलिट्री पावर उसकी बहुत बढ़िया है। तो इंडिया डिजर्व्स ए पोजीशन इन द यूएनएससी, इसको हम मना नहीं कर सकते। तो भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, डिसीजन मेकिंग होगी। तो कंक्लूजन यही रहेगा कि यूएनएससी एक बहुत वाइटल स्पेस है, वहां पर इंडिया का होना इज नॉट अ डिजायर बट अ रिक्वायरमेंट फॉर द वर्ल्ड, बिकॉज इंडिया छोटे मोटे देशों के लिए हमेशा आवाज उठाता रहा है, सबसे पहले मदद करता है। तो इंडिया को लगभग सारी कंट्री सपोर्ट करती है कि जाओ भैया तुम बैठो वहां जाके, लेकिन चाइना कभी भी इंडिया को नहीं चाहता वहां पे आए, ठीक है। तो ये डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, आते रहेंगे। 2022 में क्वेश्चन आया, यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल कमेटी, इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दी गई कि भाई ये जो कमेटी है यूएनएससी के अंडर सेटअप हुई। दूसरा कह रहा है कि ये मिलते हैं मार्च में, जून में, सितंबर में, ठीक है। तीसरा कह रहा है इट असेसेस द क्रेडेंशियल ऑफ ऑल द यूएन मेंबर्स बिफोर सबमिटिंग अ रिपोर्ट। तो इस कमेटी का काम मेनली यही है। ये ऊपर वाले दो तो वैसे ही सेटअप किए गए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा थर्ड। ये कैसे आएंगे, करंट अफेयर पढ़ते रहोगे, उस टाइम का करंट अफेयर रहा होगा, कब का है ये, 2022 का, तो उस टाइम पर ये चल रहा था कमेटी, तो हमें उस टाइम पता होना चाहिए था। अब इसका रेलेवेंस नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए बताया कि किस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन सिंपल रहते हैं, बट एट द सेम टाइम करंट अफेयर का जो अवेयरनेस है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ जो हमारा डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसने फेज 2 का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है, जो 5000 किलोमीटर की रेंज तक किसी मिसाइल को रोक सकता है, ठीक है। दो तरह की मिसाइल होती है, एक होती है बैलिस्टिक, एक होती है क्रूज, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, इनके कुछ कुछ एग्जाम्पल पता होना चाहिए, ये अक्सर प्री के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने नोट्स में अपडेट कर लेना कौन कौन सी बैलिस्टिक है, कौन कौन सी क्रूज मिसाइल है, ठीक है। चलो, तो देखो ये फोटो दे रखी है अच्छे से, ये आर्टिकल इतना ही है। तो फेज 1 है वो 2000 किलोमीटर तक प्रोटेक्शन दे सकता है, ठीक है। ये बैलिस्टिक क्या होता है, क्रूज क्या होता है, ये आप देख लेना आराम से। कुछ बैलिस्टिक एग्जांपल आए आर्टिकल में, अग्नि 4, K4, प्रहार, धनुष, पृथ्वी, त्रिशूल, ये आपको पता रहना चाहिए एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2023 में, मतलब पिछले साल ही आया था, बैलिस्टिक को लेके, क्रूज को लेके सिर्फ एग्जाम्पल पूछा गया था। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस को बोला गया कि ये बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन ये क्रूज मिसाइल है। और ये बोला कि बैलिस्टिक मिसाइल को ना थ्रू आउट द फ्लाइट उसको गाइडेंस चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, एक बार छोड़ दिया उसको बोलते हैं फायर एंड फॉरगेट, छोड़ा और भूल जाओ, अपने आप जाके गिरेगी। तो ये उल्टा कर रखा था ऑलमोस्ट, तो ये इसका उत्तर था नन। बहुत खुशी की बात है, प्रोजेक्ट चीता, ठीक है। तो चीता हमारे देश में खत्म हो चुके थे, तो हमने अफ्रीका से मंगवाए थे। हमारे अफ्रीका का जो कूनो नेशनल पार्क है, वहां पर ये हैं। करीबन हमारे पास देखें तो चीता की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई है। और अभी अगला जो कह रहे हैं कि जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में जो जगह है, वहां पर चीता को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। बन्नी, जगह याद रखना, बन्नी, यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे, ये पर्टिकुलर नाम याद रखना, पूछा जाएगा। चीता क्या है, जो अफ्रीकन चीता है वो भारत लाएंगे, बिकॉज चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द लैंड, ठीक है। तो उसको इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है इकोसिस्टम को बनाए रखने, फूड चेन बनाए रखने के लिए। लेकिन बनी में दिक्कत क्या है कि वहां पर इसके लिए शिकार बहुत कम है, जो भी इसको जितना शिकार चाहिए वो बहुत कम है, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, हिरण वगैरह छोड़ने पड़ेंगे इस तरह से। तो ये एक अच्छा है, अभी डेवलप होगा। 6 महीने में कह रहे हैं कि हम उसको तैयार कर देंगे, ठीक है। तो फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट, कूनो में 20 चीता इंट्रोड्यूस करे गए थे, 20 में से 13 सर्वाइव हैं, 7 मर गए हैं, कुछ बच्चे पैदा हो गए 13, तो टोटल 26 हो गए हैं। इसकी कैपेसिटी जो है इस रिजर्व की 21 अडल्ट हैं। तो काइंड ऑफ ग्रेट अचीवमेंट। उस टाइम पर इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी काफी न्यूज में आए थे वहां पर, उन्होंने रिलीज किया था बटन से। देखो क्वेश्चन 2012 में आया, कौन इन 4 एनिमल में से कौन सा नेचुरली मिलता है इंडिया में। तो भाई चीता जो है वो नेचुरली नहीं मिलता, वो बाहर से हमने इंपोर्ट कर रखा है, हमारे देश में चीता नेचुरली नहीं मिलता अब, ठीक है। बाकी सारे मिलते हैं। चलो अगली न्यूज देखते हैं कि एंजल टैक्स को प्रपोज किया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कि हम इसको अबोलिश कर देंगे। तो एंजल टैक्स को लेके देखो 2000 कब आया ये, 2020 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि एंजल टैक्स होता क्या है। तो इस तरह की जो डेफिनेशन है ये इकोनॉमी से ही समझ में आएंगी, अगर यहां बताने जाऊंगा तो इसको शायद कंफ्यूज करोगे, ज्यादा समझ भी नहीं पाओगे। जब आप इकोनॉमी पढ़ो तो एंजल टैक्स एटलीस्ट देख लेना क्या होता है, ठीक है। आज का जो हमारा एडिटोरियल है ये अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर है, लिखने वाला कौन है,
सुधीर कृष्णा, ही इज द फॉर्मर सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं हमेशा कहता हूं जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या सर्विंग में है, रिटायर्ड है, जब भी वो कोई आर्टिकल लिखता है तो उसका आर्टिकल पढ़ना चाहिए। उसने अपने 25 साल 30 साल के अनुभवों से जो सीखा होगा वो सारे वही कीवर्ड आपको देगा जो गवर्नमेंट सुनना चाहती है, एग्जाम में देखना चाहती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल 2025 में हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटी प्लानिंग पे अच्छा खासा बजट दिया गया है, पिछले साल भी दिया गया था। हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिजिटल अर्बन मैनेजमेंट में, सॉलिड वेस्ट, स्ट्रीट वेंडर इशू, स्मार्ट सिटी, इनको काफी प्रोपोर्शन दिया गया, काफी प्रोपोर्शन में पैसा दिया जा रहा है। अगर हम फैक्ट की बात करें तो 2 से 2.5% हमारी अर्बन पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही है। फिलहाल 36% के आसपास अर्बन है और हमें इंपॉर्टेंट इनका इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा, बिकॉज गांव में क्या है कि एग्रीकल्चर की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है और जॉब एवेन्यूज बहुत कम रह गए हैं, तो लोग शहर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। शहरों में शिफ्ट करने की वजह से शहरों की जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो बढ़ गई है। अकेले दिल्ली में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 12,000 लोग बसते हैं, उसकी वजह से कंजेशन होता है, ट्रैफिक जैम होता है। अगर हमने पहले से वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया तो वहां पर रहना अच्छा नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे भाई चंडीगढ़ है, पहले से डेवलप्ड है, तो वहां लोग जाके रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिल्ली है, अनप्लान्ड है, धीरे धीरे डेवलप हुई है आफ्टर सेंचुरीज। तो इस हिसाब से कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं भाई हाउसिंग के, देखे तो हमारा है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2015 से चल रहा है। तो अभी इस साल 1 करोड़ घर और बनाने की बात करी गई है और उसके लिए 10 लाख करोड़ पैसा दिया गया है। ठीक है, नए वर्कर्स के लिए भी रेंटल हाउस बनाए जाएंगे, या वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, रोड, सीवेज, ये सब किया गया है। अमृत स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृत का नाम है अटल मिशन फॉर रिजुनेशन एंड द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे अमृत स्कीम क्या है, तो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो अर्बन एमिनिटीज हैं, सैनिटेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज, उन सबको अच्छे से करना। ठीक है, और बजट ने ओवरऑल 11 लाख करोड़ पैसे वगैरह दे रखे हैं कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को। स्मार्ट सिटी है, इसका जो बजट था 8,000 करोड़ से 2,400 करोड़ हो गया है, बिकॉज पहले भी इस पे बहुत सारा बजट दिया जा चुका है, तो अब इतनी जरूरत इसको नहीं है। ठीक है, न्यू नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन जो है ये भी इस पे काम कर रहा है। अगर सिटी प्लानिंग की बात करें तो भाई नए नए इंक्यूबेटिंग सेंटर वगैरह बनाए जाएंगे, नई नई सिटी बनाई जाएंगी। एक गुजरात में भी एक नई सिटी बनाई जा रही है, पूरी पूरा शहर नया बसाया। कमेंट करके बताना उसका नाम क्या है, समथिंग लाइक मोधेरा या ऐसा कुछ नाम है। ठीक है, किसी को पता हो तो बताना गूगल करके। इलेक्ट्रिक बसेज हैं या इकोनॉमिक ट्रांजिट है। सॉलिड वेस्ट खास करके जो डंप होता जा रहा है बार बार, जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा सॉलिड वेस्ट के पहाड़ बन चुके हैं, उसको काउंटर करने के लिए हमें देखना होगा स्ट्रीट वेंडर जो हैं, जो सड़कों पे ठेले लगाते हैं, उनके लिए ऐसे वीकली हाट बनाए जाए स्ट्रीट पे ना। यूपी गवर्नमेंट ने स्कीम भी निकाली थी, स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने की बात कही गई। तो ये सब तो है, लेकिन इन सब के लिए पार्टिसिपेशन चाहिए लोगों का, गवर्नमेंट का, प्राइवेट सेक्टर का, ये समझो कि एनजीओज का, तब जाके ये इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल 25 जो बजट है एक कंप्रीहेंसिव फ्रेमवर्क है अर्बन डेवलपमेंट के लिए, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटी प्लानिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये अच्छा आर्टिकल था, ये पढ़ना अच्छे से। ठीक है, बजट के बारे में ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन है कि 112 आर्टिकल में क्या लिखा गया है, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट। जो बजट वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है, उसका जगह क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये सारा इकोनॉमी का स्टैटिक पोर्शन है, यहाँ पर पढ़ना इसका ज्यादा पर्पज नहीं बनता है। अगर हम बात करें आज हमारा मैपिंग का नेशनल पार्क, तो 108 106 के आसपास नेशनल पार्क हैं। तो नेशनल पार्क का मतलब क्या होता है कि उसका नेचर एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है। ठीक है, इसके अंदर ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होती है एज कंपेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसकी बाउंड्री फिक्स होती है, डिफाइंड होती है। इस तरह के स्टेटमेंट प्री में पूछे जाते हैं कि भाई वाइल्ड लाइफ से ज्यादा इसका नेशनल पार्क होगा। एक बार आपने नेशनल पार्क घोषित कर दिया, उसको आप स्टेटस डाउन नहीं कर सकते, इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। ये हमारा मैप है, किस किस स्टेट में कितने हैं। हरियाणा में जैसे कालेसर, सुल्तानपुर 2 ही हैं, टोटल 108 के करीब हैं। देख लेता हूं मैं एक बार। ठीक है, 108 या 106 के आसपास है, 105 है। तो आपको पता, सारे याद नहीं करने 105, सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, मैक्सिमम किस स्टेट में है या उसकी कोई इंपॉर्टेंस है। जैसे अभी कुल्लू नेशनल पार्क है, पन्ना टाइगर, कुछ ऐसे हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स से बन रहे हैं, मानस। ठीक है, इस तरह से। तो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नेशनल पार्क में बिना परमिशन के। लाइव स्टॉक को ग्रेजिंग कराना, घास फूस चराना या प्राइवेट टेरिटोरियल राइट्स ये परमिटेड नहीं है। कोई इसको डैमेज नहीं कर सकता। ठीक है, इसका स्टेटस आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते। और इसको डिक्लेरेशन के ऊपर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। नेशनल पार्क कैन बी डिक्लेयर्ड बाय बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। 105 है टोटल नेशनल पार्क, मैक्सिमम एमपी में 9 है और अंडमान निकोबार में 9 है। सबसे पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का, लार्जेस्ट है हेमी नेशनल पार्क, स्मॉलेस्ट है साउथ बटन नेशनल पार्क और लेटेस्ट है कूनो नेशनल पार्क।
ठीक है। तो अब इसमें टोटल नेशनल पार्क जो है उसमें से 1.33 इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया इन्होंने ले रखा है। तो इस तरह के परिय फैक्ट बनते हैं कि भाई लेस देन 2% एरिया कंट्रीब्यूट करता है या मोर देन 2% करता है। तो यहीं से क्वेश्चन निकल निकल के आते हैं, कोई बहुत बाहर से नहीं आती, ये ध्यान रखना आप। तो अब देखो नेशनल पार्क तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कुछ कुछ मार्क कर रखे हैं, मैं बता देता हूं। राजीव गांधी रामेश्वरम याद रखना, ये मार्क कर लेना अपनी एटलस में। नामदफा सुपर इंपोर्टेंट, काजीरंगा सुपर इंपोर्टेंट, मानस उससे भी इंपोर्टेंट, राजीव गांधी ओरांग सुपर इंपोर्टेंट, वाल्मीकि, गुरु घासीदास, ठीक है, ये याद रखना। बाकी धीरे धीरे और हम बाकी कल देख लेंगे। आज के जो हमारे 5 क्वेश्चन है आपको आंसर करने हैं वो है मैक्सिमम नेशनल पार्क किस स्टेट में है, अभी अभी हमने डिस्कस किया, आपको कमेंट करके बताना है। द वर्ल्ड बजट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, गूगल में जाके देखना दोनों काम कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच प्लेस इन गुजरात इज गेटिंग डेवलप्ड फॉर द होस्टिंग चीता, ठीक है, कच्छ में एक जगह है वो आपको बतानी है। अमृत मिशन है ये कौन सी सेक्टर से रिलेटेड है या कौन सी मिनिस्ट्रीज को देख रही है आपको बताना है। आई होप सुन के बड़ा मजा आया होगा, डेली सुनते रहिए और सिर्फ नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ सुनते रहो, सुनते सुनते भी बहुत कुछ दिमाग में चला जाएगा, ठीक है। नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो। So thanks for watching. Comment करना इनका आंसर, I will look forward to them. Thank you.